विद्यार्थियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अशोक से पूर्व के कुछ अभिलेखों के बारे में बताया था, जिनमें पिपरावा का अस्थि कलश अभिलेख था, सोगोरा का और महास्थान के अभिलेख थे। आज मैं अशोक के शिलालेखों के विषय में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मैं आपको बता दूं, अशोक के जो शिलालेख हैं वो संख्या में 14 हैं और 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। संख्या में जब हम कहते हैं कि प्रथम शिलालेख के अनुसार या द्वितीय शिलालेख के अनुसार, तो इसका तात्पर्य है कि अशोक के जिन 8 स्थानों से वो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें द्वितीय नंबर की जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग उसको रेफर कर रहे होते हैं हम, कि अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख अपने किस शिलालेख में किया है, तो उसका उत्तर होता है कि 13वें शिलालेख में किया है। तो इसका तात्पर्य ये है कि अशोक के जो 8 स्थानों से शिलाओं के ऊपर अभिलेख मिले हैं उनमें 14 सूचनाएं हर जगह मिली हैं और उन 14 सूचनाओं में जो 13वें नंबर की सूचना है उसमें उसने कलिंग विजय का उल्लेख किया है। तो अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि जब शिलालेख की संख्या के आधार पर बताया जाता है तो उस नंबर की सूचना को इंगित किया जाता है। बाकी शिलालेख ये 8 स्थानों से ही मिले हैं। साउथ में एरगुड़ी, महाराष्ट्र में सोपारा, देहरादून में कालसी, गुजरात में गिरनार और मानसेरा और शाहबाजगढ़ी। इसके अतिरिक्त धौली और जौगढ़। इस तरीके से ये 8 स्थान हैं जहाँ से अशोक के शिलालेख ये प्राप्त होते हैं। और मानसेरा और शाहबाजगढ़ी में जो लिपि है वो खरोष्टी है, बाकी अन्यंत्र स्थानों पर ब्राह्मी लिपि ही अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त की गई है। और अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेख ही मिलते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो इसके शिलालेखों के संबंध में हैं। तो मैं आपको नंबर बाई नंबर उन शिलालेखों की संख्या से अवगत कराता हूं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है। अशोक का जो प्रथम शिलालेख है, यानी कि उसका जो शिलालेख पर अंकित 14 सूचनाओं में से जो पहली सूचना है वो है हिंसा और समाज का विरोध और व्यक्तिगत जीवन की शुचिता पर जोर। अशोक ने हिंसा का निषेध किया और समाज का विरोध किया। समाज से तात्पर्य सामूहिक उत्सव से है, सामाजिक उत्सव से है जिसमें पशु हिंसा की जाती थी। और अशोक कहता है कि मेरी व्यक्तिगत पाकशाला में भी 3 जानवरों से अधिक नहीं मारे जाएंगे, 2 हिरन और 1 मोर, इस तरीके की बात। और आगामी समय में 2 मोर और 1 हिरन, आगामी समय में मृग भी नहीं मारा जाएगा, इस तरीके की बात अशोक कहता है। यानी कि पशु हिंसा का निषेध करता है वो, और समाज का विरोध करता है, कि यानी कि सामूहिक उत्सवों का विरोध करता है, क्योंकि जब सामूहिक उत्सव आयोजित होते हैं उनमें पशु हिंसा की तत्कालीन समय में परंपरा मौजूद थी, इसलिए अशोक ने उसका विरोध किया है। अगर हम उसके द्वितीय शिलालेख की बात करते हैं तो द्वितीय शिलालेख में लोक कल्याण के कार्यों और योजनाओं का उसने प्रतिपादन किया है अशोक ने, जैसे पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा की व्यवस्था करना, पशु औषधि और मानव औषधि जो भी आवश्यक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रोपी जाएं, दूसरे स्थान पर मुहैया कराई जाए, जिससे उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जा सके। इसके अतिरिक्त द्वितीय शिलालेख में ही अशोक अपने प्रत्यंत राज्यों और विदेश नीति की ओर भी संकेत करता है। सतीय पुत्र, केरल पुत्र और चोल, पांडे, इन राज्यों का वो अपने सीमांत राज्यों के रूप में उल्लेखित करता है। उसके राज्य विस्तार की भी हमें इस शिलालेख के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। तृतीय शिलालेख में अशोक युक्त राजों और प्रादेशिक नामक अपने जो अधिकारी थे उनको अपने क्षेत्र में, यानी कि उनको आवंटित जो क्षेत्र था उसमें प्रत्येक 5वें वर्ष दौरे करने की बात वो कहता है, कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष अपने क्षेत्र में दौरा करें और धर्म संबंधी जो निर्देश हैं उनसे प्रजा को अवगत कराएं। इसके अतिरिक्त अपने राज्य द्वारा जो आवंटित कार्य हैं उनका संपादन भी करें। चौथे शिलालेख में अशोक धम्म उपदेश की महत्ता को स्पष्ट करता है, यानी कि धम्म उपदेश की धर्म से संबंधित जो उपदेश अशोक अपने अभिलेखों के माध्यम से देना चाहता है उसकी महत्ता को स्पष्ट करता है और बताता है कि भेरी घोष अब धर्म घोष में परिवर्तित हो चुकी है, यानी कि
भेरी घोष कब किया जाता है? युद्ध के अवसर पर, यानी कि युद्ध की नीति को वो त्याग चुका है। और धर्म घोष यानी कि हृदय परिवर्तन द्वारा और सामाजिक कल्याण हेतु ऐसा उपक्रम जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो, समाज के कल्याण में वृद्धि हो, धर्म का अनुपालन किया जाए, उस तरीके का आचरण वो प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षित करता है। तो वो कहता है कि भेरी घोष धर्म घोष में परिवर्तित हो गया। इसके अतिरिक्त चौथे शिलालेख में एक महत्वपूर्ण बात और वो कहता है, विमान दर्शन, हस्ती दर्शन और अग्नि स्कंद जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अग्नि स्कंद से उसका तात्पर्य है कि महान पुरुषों के शरीर से जिस प्रकार की ज्योति या आभा निकलती है उसके दर्शन उसने अपनी प्रजा को करवाए। विमान दर्शन और हस्ती दर्शन बौद्ध ग्रंथ विमान बत्थु के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि ये ऐसे दिव्य स्थानों की चर्चा है जो धर्मानुसरण करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। तो ये विमान दर्शन, अग्नि दर्शन, हस्ती दर्शन, ये चौथे शिलालेख में अशोक ने इनका उल्लेख किया है। धर्म महामात्रों की जो कार्य हैं और उनकी नियुक्ति है और धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा की बात है वो अशोक अपने 5वें शिलालेख में करता है। महत्वपूर्ण बात है, अपने धर्म महामात्रों की नियुक्ति और कार्यों के बारे में वो 5वें शिलालेख में चर्चा करता है, जो कि प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। 6वें जो शिलालेख है, 6वां उसमें अशोक अपना स्वयं का यानी कि शासक का राज्य के प्रति कर्तव्य की जो बात है उसको कहता है। वो कहता है कि मैं किसी भी अवस्था में हूँ, उद्यान में हूँ, पाकशाला में हूँ या पशुशाला में हूँ, प्रतिवेदक मुझे निरंतर राज्य के समाचारों का प्रतिवेदन प्रदान करते रहें। और धर्म महामात्रों के कर्तव्यों को भी इस 6वें नंबर के शिलालेख में स्पष्ट किया गया है। 7वें शिलालेख में अशोक धार्मिक सहिष्णुता और धर्म संप्रदाय और भाव शुद्धि व संयम की बात करता है। विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदायों में आपसी सामंजस्य और सहिष्णुता के वातावरण बनाए जाने की बात अशोक 7वें नंबर के शिलालेख में कहता है। 8वें शिलालेख में अशोक बिहार यात्राओं के स्थान पर धम्म यात्रा की बात करता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अशोक ने बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा की बात अपने 8वें नंबर के शिलालेख में लिखवाई है। और 9वें शिलालेख में धम्म मंगल के स्थान पर धम्म मंगल की बात को अशोक स्पष्ट करता है कि धम्म मंगल से उसका तात्पर्य है कि साधु और श्रेष्ठ जनों के प्रति आदर युक्त व्यवहार, संयम, वयोवृद्धों की सेवा और संयम युक्त आचरण। और धम्म मंगल का जो लक्ष्य है वो स्वर्ग की प्राप्ति बताता है। 10वें और 11वें नंबर का जो शिलालेख है अशोक का, उसमें उसने धर्म का अर्थ और धर्म की व्याख्या की है। धम्म को धम्म दान, धम्म संबंध और धम्म शुश्रूषा, इन शब्दों का उसमें उल्लेख मिलता है हमको। और वो बताता है कि यश और कीर्ति की अपेक्षा धर्म कीर्ति अधिक श्रेष्ठ वस्तु होती है। 12वें नंबर के शिलालेख में अशोक धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है और वो बताना चाहता है कि धार्मिक सहिष्णुता की प्राप्ति की जानी चाहिए। सभी संप्रदायों की सार वृद्धि होनी चाहिए। किसी एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय की आलोचना नहीं करनी चाहिए, वाक संयम रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त अशोक कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख भी अपने 12वें नंबर के शिलालेख में करता है। उनमें प्रमुख रूप से हैं ब्रजभूमिक और स्त्री अध्यक्ष। इन दो अधिकारियों की, ब्रजभूमिक और स्त्री अध्यक्ष, इन दो नए अधिकारियों की, महामात्रों की अशोक नियुक्ति की बात अपने 12वें नंबर के शिलालेख में करता है। और 13वें नंबर के शिलालेख में आपको विदित है, बहुत सारी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में, तो 13वें नंबर के शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख है। राजा के धार्मिक विचारों की चर्चा उस 13वें नंबर के शिलालेख में मिलती है। धर्म भावना का जागरण और प्रशासनिक और सामाजिक जो दृष्टिकोण है राजा का, उसको 13वें नंबर के शिलालेख में उकेरा गया है। और अंत्योक के अलावा 4 और राज्य तुलमे, अंतिकेन, अलेक्सुंदर और मग, इनका उल्लेख उसमें अशोक के 13वें नंबर के शिलालेख में मिलता है। और 13वें नंबर के शिलालेख में ही चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी आदि उसके समीपवर्ती राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। और 14वें नंबर का जो शिलालेख है अशोक का, उसमें उसने धम्म लिपि को लिखवाने का उद्देश्य बताया है और आगे कहा है उसमें कि
आगे भी आने वाले समय में भी अशोक धम्म लिपि लिखवाता रहेगा। तो ये अशोक के 14 शिलालेख थे, जिनमें परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कलिंग विजय अशोक के कौन से शिलालेख में उल्लेखित है, तो ये उसका उत्तर है 13वां। धर्म महामात्रों की नियुक्ति किस शिलालेख में अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा की है, तो 5वें नंबर के शिलालेख में। बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा किस शिलालेख में वर्णित है, 8वें नंबर के शिलालेख में। धम्म मंगल की अवधारणा को अशोक ने किस शिलालेख में उल्लेख किया है, तो उसका उत्तर है 9वें नंबर के शिलालेख में। यहीं मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जो धौली और जौगढ़ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उसमें प्रथम जो 10 शिलालेख हैं, यानी फर्स्ट 10 इंफॉर्मेशन है, उनके साथ और 14वें नंबर के शिलालेख के साथ दो पृथक शिलालेख और दो पृथक अभिलेख और प्राप्त होते हैं, और उनको कलिंग के पृथक अभिलेख 1 और 2 के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको विशेष बात याद रखनी है, जो धौली और जौगढ़ से हैं उनसे कलिंग के 2 पृथक शिलालेख प्राप्त होते हैं, प्रथम 10 के साथ 1 और 14वें के साथ 1। इसके अतिरिक्त इसके संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य से आपको अवगत करा देता हूं कि जो महाराष्ट्र में सोपारा नामक स्थान है, वहां से कलिंग अशोक का केवल 8वें नंबर का ही शिलालेख प्राप्त होता है। शेष 13 यानी 1 से 7 तक और 9 से 14 तक के जो शिलालेख हैं वो क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले, उनका कोई महत्व नहीं रहा। 8वें नंबर का जो शिलालेख है वो वहां सुरक्षित प्राप्त हुआ है। परंतु जैसा कि हम विविध साक्ष्यों से जानते हैं कि अशोक ने इन समस्त स्थानों पर, 8 स्थानों पर ये 14 राजाज्ञाएं एक ही क्रम में लिखवाई थी। जो हमको गिरनार में 1 नंबर पे सूचना मिल रही है, वही सूचना हमें एरगुड़ी या सोपारा में मिल रही है, और कालसी में भी वही सूचना हमें मिल रही है। तो ये थे अशोक के शिलालेख और उनका संक्षिप्त परिचय। इनमें इनके आगे पीछे जो स्तंभ लेख या लघु शिलालेख हैं उनके लिए मैं पृथक से वीडियो बनाऊंगा, और परीक्षा की दृष्टि से अशोक के शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली चर्चा हम अपने आगामी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।